गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मिथुन और मैं आपका स्वागत करता हूं एमवी एडुनेट एजुकेशन फॉर एजुकेशन की विंडो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आज जो हम ये वर्ड फाइल देखने जा रहे हैं, इसमें हम बेसिकली कंसेप्ट की बात करेंगे और कुछ जो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल टीचिंग में और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, उसमें क्या डिफरेंस है इसको समझना चाहेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि एनसीएफ में भी जो शिफ्टिंग की बात हुई है कि हमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आने के लिए क्या क्या करना है। लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो ये फिनोमेना या ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ। तो नो डाउट, जब से ये ह्यूमन राइट्स की बात है या उसके बाद फिर हम बात करें कि बच्चों को भी ये माना जाने लगा कि बच्चों के भी राइट्स होते हैं। तो जैसे जैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक कंसर्न डेवलप हुआ चाइल्ड राइट्स को लेकर, चिल्ड्रन एज पर्सन विद राइट्स, ये व्यू जब डेवलप हुआ, तब धीरे धीरे फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस की बात एजुकेटर्स भी करने लगे। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो फिट बैठता है इस कंसेप्ट के साथ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है और उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड इज अ वाइडली यूज्ड टर्म दैट इज ऑफन मिसइंटरप्रेटेड मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। चाइल्ड सेंटर्ड की बात अगर जब हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर ये मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है। इट विल बी हेल्पफुल टू कीप दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स about child centered education in mind as you work with children, parent and colleague. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम समझ लें तो शायद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अप्रोच को हम समझ पाएंगे। ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू एन एजुकेशन दैट हेल्प्स देम ग्रो एंड डेवलप टू देयर फुलेस्ट। तो नो डाउट, जैसे शिक्षा का अधिकार है, उसी परिधि में अगर हम बात करें तो हर एक बच्चे का ये अधिकार है कि उसे ऐसी शिक्षा मिल सके जिससे उसका अधिकतम ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट संभव हो। तो ऐसी शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है कि वो अपने फुलेस्ट तक, अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सके, उसका जो व्यक्तिगत बेस्ट है वो कर सके। यस। और ये कंसेप्ट अगर हम समझ जाएं कि हर एक बच्चे का ये राइट है कि उसे ऐसा एजुकेशन मिले जिससे वो अपना बेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सके, अगर इतना हम समझ जाएं तो शायद हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझ पाएंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और बेसिक लाइन बिहाइंड दिस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। ओके। डेली instructions interaction, sorry, with children should be based on the fundamental question: am I teaching and supporting all children in their growth and development across all domains? Domains can be social, emotional, physical, linguistic and intellectual. तो अगर कोई टीचर अपने डे टू डे टीचिंग में या टीचिंग करते हुए खुद से ये प्रश्न करता हो और इस प्रश्न का के बेसिस पे खुद का सेल्फ असेसमेंट करता हो, तो ज़रूर वो कोशिश कर रहा है कि एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अपने बच्चों को दे सके। मतलब क्या प्रश्न करता हो? प्रश्न ये है, क्या मैं ऐसा टीचिंग दे पा रहा हूँ जो बच्चों को सपोर्ट करे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इन सभी डोमेन्स में, चाहे वो सोशल डोमेन हो, सामाजिक स्तर पर, इमोशनल स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, फिजिकल या शारीरिक स्तर पर, लिंग्विस्टिक यानी भाषीय स्तर पर, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्तर पर। क्या इन्हीं सभी स्तर पर, इन्हीं सभी डोमेन्स, इन्हीं सभी विभागों में बच्चे की वृद्धि को, बच्चे के ग्रोथ को, बच्चे के विकास को सपोर्ट करने जैसी टीचिंग मैं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ? अगर ये सेल्फ असेसमेंट चल रहा है और इसमें हम खुद को खरा पा रहे हैं, तो नो डाउट हम
चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से काम कर रहे हैं। सच टीचिंग इज एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस। तो ये जो अप्रोच होगा जिसमें हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारे डोमेन्स पे काम किया जाए, एक 360 डेवलपमेंट बच्चे का हो। अगर हम इस दिशा में काम कर रहे हैं तो उसके कोर में, इसके हार्ट में होगा एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, सिर्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं। और वो कैसा अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस है? ज़रूरी नहीं जो आज का प्रैक्टिस है वो कल भी अप्रोप्रिएट होगा। उसमें लगातार अपडेशन करना, उसको लगातार डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। आगे बात होती है एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक एंड स्पेशल इंडिविजुअल। इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमने इसके पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की और उसमें हमने बहुत सीधे तौर पर इस विचार को आत्मसात किया है, एक्सेप्ट किया है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक। नॉट ओनली चाइल्ड, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। यस। और स्पेशल है, विशेष है। सबके गुण, सबके अवगुण, सबके विशेषताएं, सबकी लिमिटेशंस, सब कुछ यूनिक है जो किसी एक पर्सनैलिटी को, एक व्यक्ति को स्पेशल बनाता है। यस। We have to teach individual children and be respectful of and account for their individual uniqueness of age, gender, culture, temperament and learning style। कल हमने इन्हीं सब विषयों पर बात की कि ये सभी आधार हो सकते हैं। These all can be the different criteria on which uniqueness can be considered। So ये सभी डोमेन्स हो सकती हैं, क्राइटेरिया हो सकता है, मापदंड हो सकते हैं जिसके आधार पर बच्चों में विविधताएं, भिन्नताएं देखी जा सकती है। और इसके प्रति रिस्पेक्टफुल होना, है ना। कभी कभी हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो लिंग्विस्टिक बेस है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो जब वो हिंदी बोलता है या इवन इंग्लिश बोलता है तो उसके टोन में, उसके एक्सेंट में हमें दिखाई देता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर एरिया को, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके ऊपर हंस देना, उसका मजाक बनाना एक तरह का डिसरिस्पेक्ट होगा उसके इंडिविजुअल डिफरेंस का। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट उसकी एजुकेशन बहुत डीपली प्रभावित होने वाली है, वो भी नेगेटिवली। यस। तो उसका रिस्पेक्टफुल वे में हमें एक्सेप्टेंस दिखाना चाहिए या होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है, इसके साथ साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हर एक बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारा क्या सपोर्ट, हम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। चिल्ड्रन आर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन देयर ओन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अभी जो हम क्लास के पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कोई बच्चा ऐसा भी हमें मिलता है किसी क्लास में कि वो चाहता ही नहीं है पढ़ना। अगर इस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड किसी बच्चे में दिखता है तो नो डाउट उसके पीछे कोई रूट कॉज है, एंड वी नीड टू फाइंड दैट रूट कॉज एंड वर्क विद इट, बिकॉज एवरी चिल्ड्रन इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ लर्निंग। मतलब अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो उसने तो बैठना चलना भी नहीं सीखा होगा, तो लर्निंग तो उसकी है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा है, चाहे वो उठना बैठना हो, बात करना हो। तो सीखने की काबिलियत और सीखने की इच्छा हर एक बच्चे में होगी। नो डाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम मान्यता देते हैं, मानते हैं, तो हर एक बच्चे में वो अलग अलग हो सकती है, किसी बच्चे में बहुत निम्न स्तर पर हो सकती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका कारण ढूंढें और उस कारण को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो भी किया जा सकता है उसका प्रयास करें। दिस मीन्स दैट दे शुड बी मेंटली इन्वॉल्व एंड फिजिकली एक्टिव इन लर्निंग व्हाट दे नीड टू डू, नो एंड डू। तो हमें ऐसी परिस्थितियां, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चा मेंटली इन्वॉल्व हो और क्या करे, और फिजिकली एक्टिव हो। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, द लेवल ऑफ लर्निंग या आउटकम ऑफ लर्निंग जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में जो आउटकम है लर्निंग का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व।
किसी भी सीखने की प्रक्रिया में सीखने का परिणाम, सीखने का स्तर समानुपाती होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होगा उस प्रक्रिया में, उस लर्निंग की प्रक्रिया में, उस सीखने की प्रक्रिया में जितने सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं उसके। इससे क्या तात्पर्य हुआ कि अगर हम किसी चीज को सिर्फ बोल के, ओरली लेक्चर मेथड से समझा रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो लर्निंग का लेवल कॉम्परेटिवली कम होगा। अगर हम बोर्ड का भी साथ साथ यूज करें तो लर्निंग का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ अब आंखें भी इन्वॉल्व होने लगी हैं। पहले सिर्फ ईयर, एक ही सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ था, अब आंखें भी इन्वॉल्व होने लगी है। इसी चीज को जब हम हैंड ऑन एक्टिविटीज के साथ करवाएंगे, है ना, स्किन का यूज होगा, फिंगर्स का यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली और सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए तो लर्निंग का लेवल और बेहतर होगा। ये अगर सिंपल सा कंसेप्ट हम हमारी टीचिंग लर्निंग में समझ जाएं कि हम कितना इन्वॉल्वमेंट बच्चे का, सेंस ऑर्गन का किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं, लर्निंग का लेवल उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि मेंटली बच्चा इन्वॉल्व होना चाहिए और फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। आप सभी से पहले भी मैंने आग्रह किया है कि ऐसे ऐप्स हैं, दीक्षा ऐप है, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक पूरा मॉड्यूल है। शायद उसमें 4 या 5 मॉड्यूल है। उसको हम सबको देखना चाहिए कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिस पे सीबीएसई आजकल बहुत बात करता है या प्रयास करता है कि इसकी ट्रेनिंग हर एक टीचर को हो, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ओर हम बढ़े। वो भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें बच्चा लर्निंग को एक्सपीरियंस करे। यस। तो हम इन सभी मॉड्यूल्स में हमारी ट्रेनिंग के साथ हम बेहतर शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के साथ बच्चों को दे सकते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, कंस्ट्रक्टिविज्म हो। ऐसे तमाम कंसेप्ट हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, जिसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो हमने 2 पॉइंट समझे, है ना, 3 पॉइंट समझे एक्चुअली, है ना, कि हम सारे, पहला पॉइंट तो ये हमें बता रहा था कि बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हमारा क्या सपोर्ट हो सकता है कि वो अपने फुलेस्ट अचीव कर सके, ये हमारी जिम्मेदारी और बच्चे का राइट है। और 360 डिग्री डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सेल्फ असेसमेंट के साथ हमें काम करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि हमें इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए उससे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी हो कि हर इंडिविजुअल तक लर्निंग पहुंचे, उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। फिर हमने बात की कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर एक बच्चा अपने एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक्टिव होता ही है। नहीं है तो उसे मोटिवेट करना है और उसे मेंटली और फिजिकली एक्टिवेशन मोड पे रखना है, उसे जोड़ के रखना है, इसके लिए प्रयास करना है। चिल्ड्रंस आइडिया पर preferences, learning styles, and interests are considered in the planning for the implementation of instructional practices. तो नो डाउट जब हम हमारी लेसन प्लान को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि टॉपिक के साथ साथ बच्चे की प्रेफरेंसेस क्या है, लर्निंग स्टाइल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मेरी क्लास में या जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह का टीचिंग लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, किस तरह का टीचिंग लर्निंग उनको ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसके साथ वो प्लानिंग होना चाहिए। तो अगर हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में हम इस प्लानिंग को इन्वॉल्व करते हैं या कंसीडर किया जाता है, जो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वैरायटी ऑफ लर्नर्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, तो हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा केंद्र में है टीचिंग लर्निंग प्लानिंग के। ठीक है। फिर child centered education has been an important foundation of early childhood education since time फोरबेल, है ना। तो फोरबेल के समय से इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है, स्पेसिफिकली जब हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं। अभी जो नया हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये बात की जा रही है कि जो अर्ली चाइल्ड केयर है या अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, उसके विषय में काफ़ी बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बात पे भी फोकस करती है। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स होती है। गवर्नमेंट का अब ये जिम्मेदारी हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कि अब प्री प्राइमरी क्लासेस भी वो चलाएं, और इसके लिए जो अप्रोच है वो
शायद आंगनवाड़ी के साथ इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसका जो इनिशिएशन है। और ग्रेजुअली फिर जो अभी के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें इन क्लासेस को इंटीग्रेट किया जाएगा। उस पे काम चल रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इनके समय से, सिंस द टाइम ऑफ फ्रोबेल, ये जो है फेडरिच फ्रोबेल की बात की जा रही है। इन्होंने किंडरगार्टन जो है सबसे पहले जर्मनी में एस्टेब्लिश किया था। तो इसीलिए ये बच्चों के एजुकेशन में जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, उसके हम बोल सकते हैं प्रणेता ये हैं। इसीलिए इनकी बात की जा रही है यहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। तो नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब बच्चा छोटा है, अगर तभी उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं मिलता है, तो उसकी बेसिक्स नहीं बनने वाली, और साथ ही साथ हो सकता है उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। तो आगे आने वाले दिनों में वो टीचिंग लर्निंग से डरने लगे, और ऐसी स्थिति में होगा ये कि बच्चा आगे की एजुकेशन को भी डरने लगेगा, और शायद वो धीरे धीरे क्विट करने लगे। इसीलिए इनिशियल लेवल पे ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बहुत दरकार है। ठीक है। Re-emphasis on child-centered education is occurring as society in general is becoming more interested in the whole child and effort to address all of children's needs, not just their academic needs. तो नो डाउट ग्रेजुअली हम हमारे सोसाइटी में भी ये चेंज देखने को हमें मिल रहा है कि अब वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि बच्चा जो है अच्छे स्कोर से पास हो जाए। उनको ये भी चिंता है कि साल भर में बच्चे को स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, डांस में कोई सर्टिफिकेशन मिल रहा है, सर्टिफिकेशन आई मीन टू से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं, किसी तरह का सर्टिफिकेट स्कूल से मिल रहा है कि नहीं। तो सिर्फ एकेडमिक नीड्स की बात नहीं हो रही है अब बात हो रही है होल चाइल्ड की। ये जो बात हो रही है होल चाइल्ड, मतलब उसमें जो जो क्वालिटीज डेवलप हो सकती है, उसमें जो जो पोटेंशियल है, हर एक पोटेंशियल पे काम किया जाए, ये चाहा जा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि सीबीएसई स्कूल्स की जो नॉर्म्स हैं या एफिलिएशन नॉर्म्स हैं, उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ म्यूजिक क्लास की भी बात की जाती है, ड्राइंग क्लास की भी बात की जाती है। स्पोर्ट्स परेड के लिए तो अब एचईपी करके एक अलग ही पोर्टल है, जिसमें स्कूल्स को अपडेट करना पड़ता है कि उनके पास हेल्थ एजुकेशन की क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, और वो बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। As a result, there is much more concern for encouraging children to be healthy and lead healthy lifestyle. Providing children with medical immunizations and seeing that all children are fully immunized by age 2 and have received a lot of attention and programs to help children be free of drugs are common in early childhood and primary programs. Concern for the welfare of children in all areas of their growth and development is evident and attests to the public's growing awareness of their basic rights. तो अल्टीमेटली ये बात की जा रही है कि अगर हम 360 की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी की चिंता सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की नहीं है, वो तमाम पोटेंशियल्स की है जो एक बच्चे में पॉसिबल है या उनके बच्चे में पॉसिबल है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी या स्कूल्स का भी, या हम बात करें ओवरऑल सोसाइटी का भी एक कंसर्न है कि बच्चा हेल्दी हो। और इसीलिए हम आजकल देखते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहले एक बच्चे के बर्थ के लिए सारी चीज़ें जो हैं गाँव में ही ख़त्म हो जाती थी, लेकिन आज गाँव से निकल कर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर जाते हैं। प्रेगनेंसी से ही कुछ इम्यूनाइज़ेशन स्टार्ट हो जाता है, जो जन्म के बाद 2 साल तक लगभग चलता है। तो वो सब इम्यूनाइज़ेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये भी एक स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि अर्ली चाइल्डहुड में इस चीज़ का केयर करें कि बच्चे का इम्यूनाइज़ेशन प्रॉपर हुआ है, तभी वो बीमारियों से बचा रहेगा और एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। तो नो डाउट हेल्थ के बाद ही सभी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो एक प्रॉपर हेल्दी बच्चा अगर है, तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी ही। All great educators have believed in the basic goodness of children. The teacher is to provide the environment for this goodness of to manifest itself. A central theme of Luther Comenius, Comenius Pestalozzi, Froebel, Montessori, and Dewey
इन सब के बारे में तो नहीं, पर स्पेसिफिकली फ्रोबेल, मोंटेसरी और डिवे के बारे में हमें जानना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये पार्ट है सिलेबस का, है ना। और इनके व्यूज़ जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर, और साथ ही साथ जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की वकालत ये लोग करते हैं, कैसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की वकालत ये करते हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तभी हम चाइल्ड सेंटर्ड के वास्ट स्पेस को समझ पाएंगे, जब इनके ये सभी फिलोसोफर्स हैं, एजुकेशनल फिलोसोफर्स, इनकी जो एजुकेशनल फिलोसफी है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, उसे हमें समझना चाहिए। चलिए, प्रिपेयरिंग फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। अब जो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, उसी में ये पार्ट भी है कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। मीन्स दैट वी लिंक what is being learned, the topic or the content, and how it is taught to the everyday life of children and their families। तो मीनिंगफुल लर्निंग का ये मतलब है कि जो भी कंसेप्ट सीखा जा रहा है, जो भी बातें सीखी जा रही है, उसको हम जीवन से कैसे जोड़ें, बच्चे के डे टू डे लाइफ से कैसे जोड़ें, और उसकी फैमिली के साथ। हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे को पढ़ाया गया है कि हाउ मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, डेंगू एंड ऑल, और फिर हम देखते हैं कि वही बच्चा मलेरिया या डेंगू से पीड़ित भी होता है। तो अगर लर्निंग यहीं किताबों तक ही सीमित है, क्वेश्चन आंसर्स तक ही सीमित है, तो फिर ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हुआ। मीनिंगफुल लर्निंग तो तब होगा जब वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो कंसेप्ट डे टू डे लाइफ से लिंक हो पाएगा, और उसको बेहतर जीवन, उस बच्चे को बेहतर जीवन जीने में मदद कर पाएगा। As we all know, teaching is a complex activity. We must consider many things when preparing for meaningful learning. तो नो डाउट टीचर कोई लीनियर एक्टिविटी तो है नहीं, उसमें कई आयाम होते हैं, कई बाइफरकेशंस होती हैं, कई बातें होती हैं जिनका हमें एक साथ ध्यान रखना होता है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सो while preparing for meaningful learning, we need to think a lot for different things or many things to be considered. No one can make a children will learn when they are motivated to learn, है ना। मतलब एक कोटेशन भी है, किनका है मुझे ठीक ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो ये बोलते हैं कि मैं किसी बच्चे को कुछ भी सिखा नहीं सकता, है ना। मैं तो सिर्फ उनको प्रोवोक कर सकता हूँ, इनिशिएट कर सकता हूँ कि वो सोचे और सीखे। तो वही बात यहाँ की जा रही है, कोई किसी बच्चे को क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें ऑलरेडी सारे पोटेंशियल है। अभी गांधी जयंती गई है, गांधी जी का भी ये मानना है कि एजुकेशन इज नॉट एन इनपुट प्रोसेस। ये इनपुट प्रोसेस नहीं, ये आउटपुट प्रोसेस है। कि जो पोटेंशियल अंदर छुपी हुई है, जो काबिलियत किसी बच्चे के अंदर है, उसको बाहर निकाल के उसी को दिखाना कि देखो आप ये हो, और बच्चा उस दिशा में आगे बढ़ने लगे, अपनी पोटेंशियल्स को समझे और उस डायरेक्शन में खुद को बिल्ड अप करे। दैट इज व्हाट द एजुकेशन एक्चुअली इज। चलिए, चिल्ड्रन विल लर्न व्हेन दे आर मोटिवेटेड टू लर्न। नो डाउट कोई भी बच्चा, या मैं भी, या हम लोग ये डिस्कशन में इसलिए है कि हमें कोई ना कोई मोटिवेशन काम कर रहा है इसके पीछे, कि हम क्रैक करना चाहते हैं सीटेट एग्जाम। इसीलिए हम सब समय निकाल रहे हैं और अलग अलग विषयों पर डिस्कशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई मोटिवेशन काम करता है लर्निंग के लिए। या हम सब बेहतर टीचर बनना चाहते हैं, तो सीडीपी की ये सारे कंसेप्ट हमें हेल्प करने वाले हैं। They will learn when given opportunities to learn effectively, and when they feel that the skills they have will lead to success। जब ये समझ में आता है किसी बच्चे को, तो नो डाउट उनका ये मोटिवेशन और उनका ये कॉन्फिडेंस उनको और आगे ले जाने में मदद करता है। दे विल लर्न व्हेन दे रिसीव पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स who compliment them on how well they are in their learning। तो सिंपली एक तो मोटिवेशन काम कर रहा है जिससे वो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ हम टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। और उसका जो आउटकम आ रहा है, किसी बच्चे को हमने मोटिवेट किया कि ड्रॉ एन एप्पल ऑन सैंड, सैंड प्लेट उसको दिया, रेत का एक बक्सा दिया रेत से भरा हुआ, और उससे कहा उस पे एप्पल बनाओ। तो नो डाउट फर्स्ट टाइम में एप्पल का शेप कुछ और ही होगा, बट वी मोटिवेटेड कि आपने काफी अच्छा बनाया है, या वी गिव अ पॉजिटिव फीडबैक विद द करेक्शंस रिक्वायर्ड। इसको हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं ना नमक डालना, तो
मोटिवेशन या फिर अच्छाइयाँ कैसी होनी चाहिए, आटे जितनी, और उसमें करेक्शन की बात कितनी होनी चाहिए, नमक जितनी। अगर इस तरीके से हम बच्चों से बात कर पाते हैं, या जिसको भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है उनसे इस तरह की बात कर पाते हैं कि आटे जितना तारीफ और नमक जितना सुधार, इस तरीके से अगर हम बातें करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो मोटिव हमारा जो सुधार का दिशा है वो सही जाता है। चलिए, तो इस तरीके से हमें मोटिवेट करना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, या पॉजिटिव फीडबैक से बच्चों के, चाहे वो कोई भी हो, टीचर देते हो, फ्रेंड देते हो, पेरेंट्स देते हो, उसका बहुत अच्छा असर होता है लर्निंग पर। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? तो कुछ बातें हैं जिससे हम मीनिंगफुल लर्निंग के लिए बढ़ सकते हैं या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन जो हमने बात की, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। तो हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको उनके लिए इंटरेस्ट वाला पार्ट बनाना है जो उनकी लर्निंग है। इज द टॉपिक मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट टू द चिल्ड्रन? तो नो डाउट हमें करिकुलम पे भी काम करना चाहिए कि किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए मोटिवेशन या उसके इंटरेस्ट की क्या क्या बातें हो सकती है, क्या उस वे में उसका, इन इन दैट वे देयर करिकुलम हैज बीन डिजाइंड और नॉट। तो एक छोटा बच्चा है, वो पौधों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, तितलियों के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करना पसंद करता है, ये उसके इंटरेस्ट का एरिया है। तो हम देखते हैं किताबों में भी हमें जो भी लर्निंग है उनको इन सब चीज़ों के, भाई टॉयज के माध्यम से वो इंटरेस्ट जनरेट किया जा सकता है। तो कोई भी बात की जाती है तो उस बात को, उस लर्निंग को, उस टॉपिक को कनेक्ट किया जाता है उसके इंटरेस्ट के साथ। तो ये उसको मोटिवेट करता है, और ये मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए। हमेशा मोटिवेशन के विषय में बात किया जाता है, तो हम कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं या कोई बहुत अच्छा लेक्चर सुनते हैं तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में। लेकिन ग्रेजुअली वो मोटिवेशन कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। तो मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, इस पर अगर हम लोगों ने, किताब है सदा सफल हनुमान, यस, उसके बारे, वो किताब अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात पे गौर फरमाया गया है कि मोटिवेशन जो है वो हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो, यस, ना तो बहुत हाई हो ना ही बहुत लो हो, वो मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए, और वो रेगुलर होना चाहिए। ये कब होता है, जब आप इनिशिएट करते हैं और फीडबैक देते हैं, इनिशिएट करते हैं फीडबैक देते हैं, इनिशिएट करते हैं फीडबैक देते हैं आउटकम पर। तो ये चलता रहता है, तो हमेशा मोटिवेशन जो है एक मॉडरेट लेवल पे होता है, यस। तो ये ज़रूरी है। अब इसको हम इससे समझ लें कि अगर हमने तपेले में दूध लिया, उसको स्टोव पे रखा, गैस पर रखा, और हमने उसकी आंच बहुत ज़्यादा की, तो मोटिवेशन इतना होगा कि दूध उफन के बाहर आ जाएगा। या फिर हम उसकी आंच बहुत कम रखें तो उसको जितना उबलना चाहिए वो उबलेगा नहीं, अगले दिन दूध खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसे लगातार मॉडरेट आंच पर रखना है, ठीक। तो ऐसे ही मोटिवेशन का भी जो तरीका होता है, सही तरीका हम बोलें जिससे आउटकम आने के बेहतर चांसेस हैं, वो है मॉडरेट लेवल पर रखना। अपॉर्चुनिटीज आर दी अपॉर्चुनिटीज सुटेड टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब ये कि इज द टॉपिक टू हार्ड टू सी और टू इजी फॉर मैनी ऑफ द चिल्ड्रन। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसी हो, इस विषय में एक डिस्कशन अगर हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बच्चों से, उसमें उनका एक डिस्कशन था कि हम लाइफ में कैसे एम्स रखें। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम ऐसे एम रखें जो हमारी हाथ के पहुंच से बहुत, मतलब हमारे पहुंच में ना हो आज की कंडीशन में, लेकिन अगर हम उछलें, कोशिश करें, तो वो हमारे पहुंच में आ जाए। जैसे कोई बच्चा मान लो पेड़ से आम तोड़ रहा हो, तो अगर आम उसके हाथ के पहुंच में है तो ऐसे आम को एम ना करे, उसके हाथ से ऊपर हो, ताकि उसे उछलना पड़े, वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर सके उछल कर। वैसा ही अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ना तो बहुत हार्ड हो कि इतना ऊपर हो कि उसे समझ में ही आ जाए कि ये तो मेरा कभी नहीं हाथ में आने वाला, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और बहुत लो लेवल का होगा तो इसमें बच्चे की ग्रोथ का ही
प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि उसका अपग्रेडेशन क्या हुआ, उसने नया क्या सीखा। तो हमेशा हमें टीचिंग लर्निंग कंटेंट या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी टू हार्ड, इट शुड नॉट बी टू इजी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ऐसी होनी चाहिए। यहाँ हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। स्किल्स, डू द चिल्ड्रन हैव द स्किल्स टू अचीव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम मैथ्स के सम्स दे रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे जो है क्लास 10th में है, और हम उनको जो जेई लेवल का कोई मैथ्स का सम उनको उठा के दे रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा क्या उनकी बेसिक स्किल्स इतनी डेवलप हो गई है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो वी नीड टू प्लान आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन अ वे, हम कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं जो बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है। तो इस तरह की टीचिंग लर्निंग से, इस तरह की प्रोसेस से नो डाउट बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प नहीं होने वाली। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, द स्किल्स शुड बी कंसिडर्ड कि हमारे क्लास के बच्चों की स्किल्स का लेवल क्या है। फीडबैक is the type of assessment and feedback given to the children designed to increase motivation to continue learning। तो फीडबैक जैसा अभी बात किया, मोटिवेशन के बाद आउटकम आएगा और उसका फीडबैक मिलेगा। तो कभी भी हम जो ये कमेंट करते हैं ना टेस्ट कॉपीज पे, या पुअर पुअर अगर हम लिखते हैं तो एक्चुअली हम एक तरह से टैग कर रहे हैं बच्चों को। तो पुअर लिखने से बचे, हम उसकी जगह पर हमेशा ऐसा लिख सकते हैं कि तुम इससे बेहतर कर सकते थे, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट, और तुम्हें भी करना चाहिए और मुझे भी करना चाहिए, है ना। मैं तो करता हूँ, तुम भी अपने से कम इतने स्कोर की एक्सपेक्टेशन रखो, इतने के तो तुम काबिल हो ही, है ना। इस तरीके की बात करते हैं हम, पर्सनलाइज होके बात करते हैं। एक कॉमन स्टेटमेंट, एक कॉमन फीडबैक देना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम दे भी देते हैं। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। काउंटर चेकिंग के बाद कॉपीज बंडल जब भी मेरे पास आती है, तो मैं अगर किसी बच्चे का नाम, इतने सारे बच्चों का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जैसे उसकी कॉपी में नाम वगैरह रहता है, तो जो भी कमेंट करता हूँ उसके बाद उस बच्चे का नाम और एक छोटी सी स्माइली बना देता हूँ, या उसके नाम से कमेंट लिखता हूँ। तो इसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों को नो डाउट ये लगेगा कि सर हमें जानते हैं, यस पर्सनल उन्होंने कमेंट किया है। तो इस जब अभी हम इससे पर्सनलाइज्ड होकर बात करते हैं बच्चे से, तो उन्हें भी ये फील होता है दैट वी केयर अबाउट देयर ग्रोथ, वी केयर अबाउट देयर डेवलपमेंट। सो इस तरह के फीडबैक बहुत इफेक्टिव होते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। यस, व्हाट इज लर्निंग फ्रेंडली या लर्नर फ्रेंडली हम बोलते हैं, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मैनी स्कूल्स आर वर्किंग टू बिकम चाइल्ड फ्रेंडली। इस पे ट्रेनिंग्स भी होती है सीबीएसई की, और सीबीएसई की कई ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें हर मंथ 2 ट्रेनिंग फ्री रहती है। तो हमें ऑनलाइन जाकर, इसका भी एक वीडियो अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, एमवी एजुनेट पर, कि कैसे हम रजिस्टर्ड करें और उसका सर्टिफिकेट हमें कैसे प्राप्त होता है। यू कैन ईजिली रजिस्टर योर सेल्फ, इंडिविजुअली भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और इन ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं। एवरी मंथ 2 ट्रेनिंग्स आर अलाउड फॉर अस। हर हर किसी टीचर के लिए, चाहे वो किसी भी सीबीएसई स्कूल में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए 2 ट्रेनिंग्स फ्री होती है हर मंथ में। तो हम अपने चॉइस का, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स को तय कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग्स वाकई में बहुत हेल्पफुल होती है हमें एक बेहतर टीचर बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट की या चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन की बात की जा रही है, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है, where children have the right to learn to their fullest potential within a safe and welcoming environment. The aim is to improve every child's participation and learning in the school rather than concentrating on the subject matter and examination being child friendly। अभी कल ही प्रियंका मैम बात कर रही थी कि आपने गीता रानी करके जो मूवी है टीचर्स की, वो देखी है कि नहीं, लगभग हम सबने देखी होगी। उसमें हमने एक चीज़ देखा कि डेली एक बच्चे को स्कूल का प्रिंसिपल बनाते हैं। तो ये कितना यूनिक सा तरीका है ना, हर बच्चे को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि हम क्लास मॉनिटर नहीं, हम उनको प्रिंसिपल बना रहे हैं और उनको ये फील करवा रहे हैं कि दैट यू हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द डे, और ऐसी तमाम चीज़ें। तो ये एक तरीका हुआ। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, वहाँ पर किसी स्कूल के डायरेक्टर आए थे। वो बताते हैं, उन्होंने बताया कि उनका स्कूल चलाने का पर्पस कमर्शियल नहीं है,
उन्होंने इसलिए ये किया कि स्कूल में जो बच्चे एडमिट हुए उन्हें ही डिसाइड करने के लिए बोला कि आपकी फीस क्या होनी चाहिए, और इवन आपका साल भर में एग्ज़ाम कब कौन-सी होना चाहिए। इवन इसके भी आगे कि वो लोग तय करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। एवरीथिंग इज़ गिवन इन द हैंड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैं इसमें एक्सट्रीम जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए, अल्टीमेट डिसीज़न तो टीचर्स या मैनेजमेंट ही लेता है कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा हो, क्योंकि बच्चे हो सकते हैं कि बहुत ईज़ी वे में उसको तैयार करें, पर ग्रेजुअली बच्चे भी अगर उनको मौका मिलता है तो वो भी अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। इवन क्वेश्चन पेपर में भी आप पूरी क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बना लें और फिर उनको मर्ज करके एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। So these all are the ways where students can directly be involved in their teaching learning process. So यहाँ चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है एंड लर्निंग इन द स्कूल rather than concentrating on the subject matter and examination। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली होने जाएंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ एग्जामिनेशन और फिर सब्जेक्ट मैटर और सिर्फ सिलेबस की बात पर ही अटक नहीं जाएंगे, उसके आगे बढ़कर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, इस बात पर जाएंगे। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू लर्न, बट एज टीचर्स वी आर ऑलवेज लर्निंग टू। हम भी नया सीखते हैं। वी लर्न न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड टू टीच आवर स्टूडेंट्स, नो डाउट। वी लर्न टू टीच मोर इफेक्टिवली एंड जॉयफुली सो दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू रीड और टू डू मैथमेटिक्स और तमाम चीज़ें। तो नो डाउट एज ए टीचर भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये बात भी करती है कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना है और बनना है, दोनों चीज़। एज़ ए टीचर भी हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, और हमें हमारे बच्चों में भी ये इनकलकेट करना है, ऐसा उन्हें माइंडसेट के साथ डेवलप करना है कि वो जीवन भर एक अच्छे लर्नर की भूमिका निभा सके, एक अच्छे लर्नर की तरह खुद को समझे। यस, दे शुड बी लर्नर थ्रू आउट लाइफ। अ लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज चाइल्ड फ्रेंडली एंड टीचर फ्रेंडली बोथ। दोनों होना चाहिए। अगर स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं आपको क्लास से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते, आप 6 क्लास के बच्चे को क्यों लेबोरेटरी ले जा रहे हैं, ये सब रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होना चाहिए। तो टीचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, तभी चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। It stresses on the importance of students and teacher learning together as a learning community। और ऐसा environment होना चाहिए जहाँ पर टीचर भी लगातार कुछ नया सीख सके। It places children at the center of learning and encourages their activities, their active participation in learning। तो नो डाउट लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पेरी पेरी में ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखकर ये प्लानिंग किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे लर्निंग में। इट ऑल्सो फुलफिल्स आवर नीड्स एंड इंटरेस्ट एज टीचर्स, नो डाउट। अगर हमें कोई नया प्रैक्टिस सीखना है, हमें एवी रूम में बच्चों को ले जाना है, हमें लेबोरेटरी में बच्चे को लेकर जाना है, हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम भी ट्रेंड होते हैं, हम भी प्लानिंग करते हैं, हम भी कुछ नया सीखते हैं। ओके, इट इज़ द चाइल्ड हु हैज़ टू लर्न, द टीचर ओनली हेल्प्स हिम टू लर्न। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, हमारा रोल हेल्प करने का है, गाइड करने का है, असिस्ट करने का है। यस, सीखना तो बच्चे को ही है। देयरफॉर व्हाट द चाइल्ड हैज़ टू लर्न, द टीचर इज़ ओनली टू हेल्प हिम इन लर्निंग दैट। बट व्हाट डिड चाइल्ड हैज़ टू लर्न should be judged according to the ability, interest, capacity and previous experiences। तो ये तय करना हमें तो पड़ेगा कि बच्चे को सीखना क्या चाहिए, तो वो बच्चे की इन सभी बातों पर निर्भर करेगा, उसकी एबिलिटी पर, उसके इंटरेस्ट पर, उसकी कैपेसिटी पर और प्रीवियस जो उसका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, तो लर्निंग एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, नो डाउट। हम अगर बोरिंग बना देंगे लर्निंग को कि सिर्फ लिखना है और सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ लिखना है, तो नो डाउट मैं आप भी शायद बहुत लंबे समय तक उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रह पाएंगे। तो नो डाउट कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कितना उनके लाइफ के साथ उसको जोड़ सकते हैं। यस, लर्निंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस नीड्स ऑफ स्टूडेंट। तो हम
इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लर्निंग प्लान करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रेंडली क्लासरूम मैनेजमेंट, सिटिंग, लाइटिंग, वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए बच्चे के सुविधा अनुसार, बच्चे की ज़रूरत के अनुसार। क्लासरूम सिटिंग मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें क्लासरूम की होनी चाहिए। ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये ट्रेडिशन बन जाता है धीरे धीरे किसी क्लास का कि मैथ्स के टीचर को 4 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो 4 को ही लगता है कि वो उन 4 के लिए ही क्लास में आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, ये तय करना एक अच्छे टीचर की, एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वाले टीचर की जिम्मेदारी है। पॉजिटिव इंटरेक्शन अमंग टीचर एंड स्टूडेंट, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। अब हमेशा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव इंटरेक्शन हो। हमेशा सकारात्मक बच्चों से बात करें। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे ही हो, तुम डफर हो, एक्स वाई जेड, ऐसे तमाम चीज़ें हम बोलते हैं, इससे बचना चाहिए। टैग नहीं करना चाहिए। गलती कर रहा है बच्चा तो भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इस बात का हम ध्यान रखें। अगर हम हमारे फीडबैक में लगातार नेगेटिव चीज़ें होंगी तो आगे से पार्टिसिपेशन भी खत्म हो जाएगा। कीपिंग द स्टूडेंट्स मोटिवेशन इंटैक्ट, मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चीजें कीजिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे फीडबैक में कमेंट देना, एक बार दो बार कमेंट देंगे ना, उसके बाद उस कमेंट का इफेक्ट खत्म होने लगेगा, तो हमें फिर किसी नई चीज पे आना पड़ेगा। वी नीड टू हैव दिस क्रिएटिविटी विद अस, दैट हाउ टू कीप द मोटिवेशन इंटैक्ट, हाउ टू कीप द मोटिवेशन लाइव। ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस एंड रिकैप्चुलेशन, नो डाउट लगातार प्रैक्टिस के साथ जो हमने पढ़ाया है वो लगातार बच्चों तक पहुंचे। अब हम आ गए हैं एनसीएफ 2005 की मेजर शिफ्ट के बारे में जो बात की जाती है, कहाँ से कहाँ पहुंचना है उसके बारे में जो बात की जाती है उसको समझ लेते हैं। और इसको अगर हमने समझ लिया तो एनसीएफ का भी जो एनसीएफ पे बेस्ड भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, शायद उसको भी हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। नो डाउट एक अलग लेक्चर बनता है, एक अलग डिस्कशन बनता है एनसीएफ पर, उसको भी हम देखेंगे। टीचर सेंट्रिक से स्टेबल डिजाइन से हमें जाना है कहाँ, लर्नर सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक पर, और फ्लेक्सिबल प्रोसेस पे जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ बोर्ड पे ही पढ़ा जाएगा और आपको डेस्क पर बैठ के ही समझना पड़ेगा। कभी कभी हम क्लास के बाहर भी जा सकते हैं, हम लेबोरेटरी में जा सकते हैं, हम क्लास में ही फ्लोर पे बैठ के भी कुछ कर सकते हैं, हम चाहे तो खड़े होकर कोई काम कर सकते हैं, सर्कल बना के काम कर सकते हैं। ऑल दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसेस शुड बी देयर। टीचर डायरेक्शन एंड डिसीजन, यहाँ पर टीचर ही डायरेक्शन देता है, टीचर ही सारे डिसीजन लेता है। लर्नर ऑटोनॉमी हो, लर्नर भी तय कर सके कि हमें आज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेबस डिवीजन करवा के देखिए ना एक बार बच्चों से, वो कैसा सिलेबस डिवीजन करते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाने दीजिए, वो क्या ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। हम करके तो देख ही सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। टीचर गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें टीचर के गाइडेंस और मॉनिटरिंग पे चलती है। और यहाँ पर हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है कि बच्चा खुद से करे। पैसिव रिसेप्शन इन लर्निंग, मतलब एक देने वाला है और दूसरा उस ज्ञान को लेने वाला है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। बच्चा खुद करके भी, एक्टिव पार्टिसिपेशन करके भी लर्निंग करेगा। वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होगा टीचर के इंस्ट्रक्शंस पर, पैसिव रोल पर नहीं होगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद है लर्निंग विदाउट फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। ये भी विदाउट फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम, लर्निंग इन द वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग विद इन होना चाहिए। यहाँ पर जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो कि 4 वॉल के अंदर ही पढ़ाई हो सकती है। यहाँ पर बात की जा रही है कि वाइडर कॉन्सेप्ट में हम देखें, क्लासरूम के बाहर हो सकता है, टेरेस पे हो सकता है, प्लेग्राउंड पे हो सकता है। लर्निंग इज 24/7 एंड 360। अगर आपकी आंखें खुली है, कान खुले हुए हैं, मतलब आपके सेंस ऑर्गन एक्टिव है, तो लर्निंग चालू है। जगह का, समय का कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी लर्निंग के लिए, आपकी, मेरी, हम सबकी। यस। नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स, जो दिया गया है वो वही है और फिक्स्ड है। नॉलेज एज इट इन्वॉल्व्स एंड इट्स फोकस, तो जैसा इन्वॉल्वमेंट होगा उसके हिसाब से नॉलेज होगा, जैसा फोकस किया जाएगा उसके हिसाब से। ऐसा नहीं जो दिया गया वही फिक्स्ड होगा। उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं बच्चे। अगर फोटोसिंथेसिस सीख रहे हैं तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं लीफ ऐसा, ये वाला लीफ ऐसा क्यों है और दूसरा वाला लीफ ऐसा क्यों है।
वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ग्रीन प्लांट की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट तो ग्रीन नहीं होते, उनके कलर अलग अलग होते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनके का केस क्या है। तो हो सकता है लर्निंग बियॉन्ड चली जाए क्योंकि एक्सपीरियंशियल है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके। डिसिप्लिनरी फोर्स होता है, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, नो डाउट। क्लासरूम में ऐसे ही बैठो, सीधे बैठो, हिलना नहीं जगह से, ऐसे उधर क्यों देख रहे हो, ये सब पुराना ट्रेडिशनल वे है। मल्टी डिसिप्लिनरी है। कभी आप चाहे तो आप बोलिए कि आप रिलैक्स बैठिए, मेरा पर्पस आपकी लर्निंग पर है, आपके बैठने के तरीके पर नहीं। नो डाउट क्लास की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर में आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। यस। या जो भी तरीका है, डिसिप्लिन में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट फोकस बच्चे की लर्निंग पर है, बच्चों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। लीनियर एक्सपोजर होता है कि एक ही तरीका है, एक ही दिशा है, उसी में सब काम होगा। मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर होता है, बच्चा चाहे तो तमाम तरीकों से सीख सकता है। अप्रेजल शॉर्ट एंड फ्यू, अप्रेजल्स बहुत शॉर्ट और बहुत कम होते हैं। मल्टी फेरियस कंटिन्यूस, अलग अलग तरीके अप्रेजल हो सकते हैं, है ना। जो मैं बात कर रहा था कि फीडबैक में जो अप्रिसिएशन हम दे रहे हैं, उसका तरीका लगातार एक जैसा रहेगा, तो फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसे हमें अलग अलग तरीके से करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई बात चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, जिसमें हमने शुरुआत की ये समझने के लिए कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो चाइल्ड राइट से ये बात स्टार्ट होती है। फिर ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है और बच्चे का राइट है कि वो अपने फुलेस्ट तक पहुँचे। तो उसका फुलेस्ट पूरा हो रहा है कि नहीं, इसलिए हम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। रोज ये सोचें कि क्या मेरी टीचिंग सपोर्ट कर पा रही है बच्चे के सोशल, इमोशनल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में फुलेस्ट पहुंचने में। फिर हमने कुछ बातें की कि क्या क्या कंसिडरेशन होना चाहिए और कैसे हम रिस्पेक्ट करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और उसको कैसे अकाउंट करें, उसको कैसे उसको कैसे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हर एक बच्चे की डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, हम उसकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा कर सकें। एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे को कैसे कर सकें, मोटिवेट उसको कैसे रखें, अर्ली चाइल्डहुड में क्या रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है, और कुछ फिलोसोफर्स हैं एजुकेशनल जिनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, ताकि हम इसके वाइडर प्रोस्पेक्ट को समझ सकें, बड़े स्तर पर हम इसे समझ सकें। फिर मीनिंगफुल लर्निंग क्या है ये हमने समझा, और फिर साथ साथ हमने ये देखा कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाहे वो मोटिवेशन हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्किल्स हो और फीडबैक हो। फिर हमने समझा लर्निंग फ्रेंडली या लर्नर फ्रेंडली फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है, और उसको अचीव करने के लिए क्या-क्या एस्पेक्ट्स पूरे करने होते हैं। यस, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए कौन-कौन से एस्पेक्ट पे हमें काम करना पड़ता है। और फिर हमने बात की जो एनसीएफ 2005 है, वो कैसे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए हमें डायरेक्शन देता है या हमें रास्ता बता रहा है, वो हमने समझा। इस तरीके से जो पहला पार्ट है, या हम कहें तो मेजर पार्ट जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कंसेप्ट को समझने का, और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें जो सीटेट में पूछी जा सकती है, उन सभी बातों को आज हमने समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा सीटेट की तैयारी के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिथुन आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।